नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य और इस वक्त हूं भिलाई में, क्योंकि भिलाई में एक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। उसे कर रहे हैं देवेंद्र यादव। राजनीति में कोई भी चीज़ बेमानी नहीं होती, फिर वो सत्याग्रह हो या पदयात्रा। तो देवेंद्र क्यों कर रहे हैं? और सियासत में नवोगंतुक तो नहीं कह सकते, पर परिपक्व सा होता हुआ ये लड़का इस आंदोलन के सहारे भी और क्या चुनौतियां देख रहा है, उसको भी भांपने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। क्या हाल चाल है सर? आनंद है। आनंद है। हाँ, 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं। मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। कहीं कोई कमजोरी, कोई दिक्कत, परेशानी? जैसे कल जब उपवास शुरू करने की बात थी, परसों जब रात में खाना खा लिया था, कल सुबह से दिमाग में ये था कि उपवास करना है। प्रेशर था। 10 बजे यहाँ पर आए, बैठे, शाम तक थोड़ी एनर्जी लो हो गई थी। लेकिन शाम के बाद से लोगों का जो सपोर्ट मिलता गया, तो अभी ऐसे 2 दिन हो गए हैं, लग ही नहीं रहा है कि 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मतलब जब बैठे थे तब लग रहा था कि यार कुछ नाश्ता नहीं करके आए। अब 2 दिन पूरे कंप्लीट हो गए, लेकिन रिलैक्स हो गया है, दिमाग भी रिलैक्स हो गया है और एनर्जी भी बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें कुदरत कराती है, भिलाई का प्यार है वो करा रही है। तो सियासती लाइन है आखिर। खैर, हाँ। कोई भी बात सियासत में यूं ही नहीं होती, और आप राजनीति में है, विधायक हैं। आपका ये जो सत्याग्रह था जी, या जो कि चल रहा है, जो शाम को समाप्त हो जाएगा, इसका कारण क्या था? सत्याग्रह के लिए क्यों उतर गए आप तो यूं ही मसल पावर के धनी, दबंग, भिड़ जाने वाले हैं। कौन है जिसके लिए सत्याग्रह पे उतर गए हैं? क्या हो गया? अच्छा, इसमें अभी ये 2 दिवसीय हमारा सत्याग्रह था अभी, लेकिन वर्तमान में हमने इसको 1 दिन और बढ़ा दिया है। कारण ये है कि जिनके लिए हमने ये सत्याग्रह किया था, मतलब हमारे जो बीएसपी प्रबंधन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, 2 दिन में उनको पता ही नहीं चला कि उनका क्षेत्रीय विधायक यहाँ उपवास में है। तो कोई पूछने परखने या बात करने आया नहीं। तो हमने सोचा वो उदारता नहीं दिखा पा रहे हैं, हम ही उदार हो जाते हैं, 1 दिन और भूखे रह जाते हैं। दिन और रहेंगे? हाँ, तो हमने इसको 2 दिन को 3 दिन कर दिया है। अभी इंतज़ार करेंगे। हम बस चाहते हैं, हमारा जो शहर है बड़ा खूबसूरत शहर है भिलाई। हम यहाँ पर पूरे भारत को देखते हैं, पूरा भारत भिलाई में समाता है। नेहरू जी की कल्पना से बना हुआ ये शहर, आज इस शहर की बसाहट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। शहर के जो रहवासी हैं उनको यहाँ से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ हमने ये सत्याग्रह किया है। यहाँ पे जो पॉपुलर स्कूल्स हैं, जहाँ से बड़े बड़े IITians, IIMs के बच्चे निकले, जिन्होंने इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को, अपने टैलेंट को दिखाया, वो सारे स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। हमारा सेक्टर 9 अस्पताल आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के समय से सबसे प्रसिद्ध अस्पताल भिलाई का, ये पूरे मध्य प्रदेश में, उस अस्पताल को प्राइवेटाइज़ करने की बात की जा रही है। और मैत्री बाग को प्राइवेटाइज़ करने की बात की जा रही है। प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि उसमें बताया नहीं जा रहा है कि होगा क्या। अब अस्पताल को समझ लीजिए प्राइवेटाइज कर देंगे, तो जितने पूर्व कर्मचारी हैं जो वहाँ से दवाइयाँ पाते हैं, OPD पाते हैं, फ्री पाते हैं, अभी के वर्तमान कर्मचारी हैं, उनका क्या होगा? नया जो योजना रहेगी उसमें उन लोगों को वो सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ऐसे हज़ारों लाखों परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जो एक हेल्थ से भी जा रहे हैं, एजुकेशन से भी जा रहे हैं, और अपनी उनकी छतें भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये सत्याग्रह करना पड़ा। और आपका जो कहना है कि देवेंद्र तुम मसल पावर के लिए जाने जाते हो, तो मैं जब जेल गया, तो जेल जाने के बाद मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, तब भी जेल गया। उस समय मैंने इतिहास को काफ़ी पढ़ा। मुझे इस बात को समझना चाहता हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बताता हूँ, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि आज के युग में क्या कठिन संघर्ष से रास्ते मिल सकते हैं? क्या लोगों के अंदर वो लड़ने का जुनून बचा हुआ है? और नहीं भी बचा है तो हम तो भिलाई के बच्चे हैं। इस शहर ने हम स्प्लेंडर और पल्सर में घूमते थे, यहीं सिविक सेंटर में आके नन्हे में चाय पीते थे और दिन भर बैठे रहते थे उपाध्याय में। तो हम लोग वहाँ से बच्चे निकले हैं। अब वो बच्चे आज 10 साल बाद, मतलब ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 9-10 साल पहले की, अब वो बच्चे शहर को, प्रदेश को, देश में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकली अच्छी जगह बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
तो ये बच्चों का ये कर्तव्य है कि अपने उस बसाहट को बचाए रखना, इसलिए कर रहे हैं। जो प्रबंधन है या जो इसके लिए जवाबदेह है, जो निर्णय करेंगे, हाँ, उनकी ओर से कोई बात आई अभी तक? या उनका पक्ष आपको समझ आया, उनकी मजबूरी को समझ आई? देखिए उनकी जो उनसे मेरी बात हुई, मैं खुद उनके पास गया था। उनके अंदर मुझे गुस्सा, रोष ज़्यादा दिखा कि वो टाउनशिप पे चाहते हैं कि यहाँ पर केवल जो उनके 12,000 रेगुलर कर्मचारी हैं आज के समय, वही रहें, बाकी सब लोग यहाँ से चले जाएं। एक ये बात दिखी। अब इसके पीछे जो अभी देश में चल रहा है, डबल इंजन सरकार बन गई है। पहले सिंगल इंजन थी, अभी छत्तीसगढ़ में डबल इंजन हो गई है। तो डबल इंजन सरकार जैसी बढ़ती है तो सुशासन की सरकार, इसको भी जोड़िए आप। हाँ, सुशासन की डबल इंजन की सरकार है, तो वो मौका पाते हुए इंजन ज़्यादा तेज भगा रहे हैं। जो हम सोचते थे आज से 10 साल में हमारा भिलाई ये बेचेंगे, ये चाहते हैं कि अगले 3 साल में इसको किसी ना किसी को दे दिया जाए। ये बीएसपी की जगह जीएसपी हो जाए, एएसपी हो जाए, ना जाने क्या हो जाए। तो इस सिलसिले में ये तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो हाल बाल्को का हुआ कि हमारी इतनी बड़ी संपत्ति एक पूंजीपति को दे दी गई, कम दरों में दे दी गई, वही हाल बीएसपी का भी हो रहा है। अंदर 70% चीज़ें प्राइवेटाइज हो गई है। अब ये टाउनशिप को भी खाली करना चाहते हैं ताकि अपने पसंदीदा उद्योगपति को ये गिफ्ट कर सके। देवेंद्र, मैं शुरू में जैसा बोल रहा था कि सियासत करने वाले यूं ही नहीं करते, सत्याग्रह के पीछे भी सियासत है। क्या देवेंद्र के लिए वो जो विधानसभा के वोटर्स हैं, हाँ, जो जुड़े हुए हैं, हाँ, वो भी एक अहम कारण है? वो परिवार है मेरे, केवल वोटर्स थोड़े ना है। मैं भी यहाँ का रहवासी हूँ। परिवार के लोग तो इम्पोर्टेंट होंगे ही मेरे लिए। अच्छा, ये जो परिपक्वता आई है, ये परिपक्वता जेल यात्रा से तो नहीं आई होगी, कहाँ से आई है, थोड़ा इसको बताओगे? देखिए ऐसा है, मैं आपसे जब भी बातें करता हूँ ना, तो अपने ख्याली बातें भी करता हूँ जो मेरे ख्याल में चलते रहते हैं। मैंने कल एक डायरी ली और उसमें लिखा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही कि मैं अनशन में बैठने जा रहा हूँ। पता नहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कब से चलता था कि कोई लड़ाई लड़ूंगा मैं, जिसमें निर्णय कराऊंगा और अनशन पे बैठूंगा। तो शायद ये दिन मुझे आज इस अवसर पे मिला है। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं खुद इसे प्लान करके करता हूँ, कुछ मजबूरियाँ और समय करा देता है। तो ये समय है जिसने हमको मजबूर कर दिया कि हमें अनशन पे बैठना पड़ रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि तंत्र नहीं ध्यान दे रहा, इसलिए मैं एक दिन और समर्पित करूंगा। राजनीति पे जो लोग नजर रखते हैं वो कहते हैं कि देवेंद्र जब भी कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ होता है, आपकी अपनी पार्टी में हो जाता है और बड़ी तेजी से होता है। फिर ये हम देखते हैं कि यार ये इतना व्यापक आंदोलन कर रहे थे देवेंद्र, या देवेंद्र ये एक अभियान चला रहे थे, ये तो फ्रंट पेज की जगह बनने वाली थी, उसी समय कुछ होता है, फ्रंट पेज खिसक जाता है, देवेंद्र पीछे आ जाते हैं। ये जो होता है आपके साथ, और एक समूह विशेष ही करता है जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप उनको गुरु भाव से देखते हैं, मुझे पता है। कैसा लगता है ये प्रेम, ये स्नेह? देखिए ये राजनीतिक बातें हैं। ये बार बार मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो खुद का उनका विध्वंस है आपसी, उसको छुपाए रखने के लिए नए नए आरएसएस, नए नए लोगों के बीच में चर्चाएं चालू करती है। वो इसी तरह की चर्चा है। हमारे भिलाई के लिए जब मैं ये आंदोलन में बैठा, मैंने सभी मेरे वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद लिया, उनसे चर्चा की और सबके मार्गदर्शन में ही मैं इस आंदोलन में बैठा हूँ। और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये पता है कि अगर मैं लंबी लड़ाई लड़ूंगा और मैं ईमानदार होऊंगा अपनी लड़ाई के प्रति, तो निर्णय मेरे पक्ष में आएगा। अगर मैं बेईमानी करूंगा तो मैं भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपका ध्येय आपको प्राप्त हो, आपका अनशन सफल हो। ये थे देवेंद्र। तो जो बातें हैं वो बहुत साफ हैं, साफ गोई से कही गई हैं। कुछ मैं चूहल करने की कोशिश कर रहा था जिसको आप भी समझ गए मैं क्या छेड़ रहा था। राजनीति जो है, भारत की राजनीति के डीएनए में दो चीज़ें हैं जो कभी असफल नहीं होती और अपना असर दिखाती हैं। एक है अनशन और दूसरी है पदयात्रा। देवेंद्र अगर कुछ तलाश रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने एक पुराना नुस्खा जो भारत की राजनीति में अनादिकाल से है,
उस दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया है तो लक्ष्य क्या होगा इसका अंदाज लगाया जा सकता है। बहरहाल अनशन के लिए शुभकामना दे चुका हूँ, दोबारा देता हूँ, और किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।